हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर का टॉपिक ले रहे हैं तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। तटस्थता वक्र से पहले हमने उपयोगिता के बारे में पढ़ा था। उपयोगिता या यूटिलिटी में हमने देखा था कि उपयोगिता को मापने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है गणनावाचक अप्रोच, जिसे हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा होता है क्रमवाचक या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। तो उपयोगिता को मेजर करने का जो कार्डिनल अप्रोच या गणनावाचक अप्रोच था वो हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने बोला था कि उपयोगिता को गणना की जा सकती है, उसको देखा जा सकता है कि हमें कौन सी वस्तु से का उपभोग करने से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इससे संबंधित हमने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता आदि टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लेकिन जो तटस्थता वक्र है वो ये कहता है कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। हम केवल उसको क्रम दे सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन सी वस्तु से उपयोगिता हमें कम प्राप्त हो रही है, किस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से उन्हें हम केवल एक अरेंजमेंट कर सकते हैं उनका, लेकिन उन्हें अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए ये तटस्थता वक्र का टॉपिक इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो तटस्थता वक्र पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो पहले उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा है उसमें क्या क्या दोष हैं, क्या क्या उसमें त्रुटियां हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी जिसके कारण तटस्थता वक्र की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहली अगर कमी की बात करें तो वो है कि उपयोगिता विश्लेषण कहता है कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसको अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो यूटिलिटी होती है या उपयोगिता होता है, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। उसको हम वस्तुगत पैमाने से उसको मापने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति ये अलग अलग होती है। हर व्यक्ति को एक वस्तु से अलग अलग उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। तो इसी कारण इसका मात्रात्मक गणना जो होता है वो संभव नहीं होता। दूसरी इसका त्रुटि थी उपयोगिता विश्लेषण की कि स्वतंत्र उपयोगिताओं की मात्रा गलत। गणनावाचक जो विश्लेषण था या कार्डिनल अप्रोच था वो ये मानकर चलता था या ये अज्यूम किया था उसमें कि जो उपयोगिताएं होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, और एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो है का प्रभाव दूसरी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता पर नहीं पड़ता है। परंतु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता। हमें जो उपयोगिताएं प्राप्त हो रही हैं वो बहुत हद तक एक दूसरे पर निर्भर करती है, क्योंकि वस्तुएं भी एक दूसरे पर निर्भर होती है। सपोज़ हम कह सकते हैं कि हमें अगर इसमें कि हमने कुछ खाना खाया है, या उसका उपयोगिता डिपेंड करती है कि हमने उससे जस्ट पहले अगर हमने पानी पिया होगा तो हमारा पेट भरा होगा, तो हमें उस भोजन से भी उपयोगिता कम प्राप्त होगी। हम एकदम भूखे हैं तो हमें उस भोजन से उपयोगिता अधिक प्राप्त होगी। इस प्रकार से दो वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता भी बहुत हद तक एक दूसरे पर निर्भर करती है। तीसरी जो कमी पाई गई है उपयोगिता विश्लेषण में वो है कि यह गणनावाचक विश्लेषण या गणनावाचक अप्रोच मानकर चलता था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो हमेशा स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु वास्तविकता में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी घटती बढ़ती रहती है। अगर हमारे पास मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो हमें उससे सीमांत उपयोगिता कम प्राप्त होती है, लेकिन अगर हमारे पास मुद्रा की मात्रा कम है तो उससे सीमांत उपयोगिता अधिक प्राप्त होगी। ये एकदम वैसे ही है जैसे कि
किसी दूसरी वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। उसी प्रकार से मुद्रा को भी इन्होंने एक वस्तु माना है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी उसकी मात्रा पर निर्भर करती है, तो वह हमेशा स्थिर नहीं रहती। उसके अलावा जो उपयोगिता विश्लेषण हमने पढ़ा, उसमें किसी वस्तु से जो उपयोगिता मिल रही है उसका आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग स्टडी नहीं किया गया था, इनकी अलग अलग प्रभावों की उपेक्षा की गई थी। जबकि तटस्थता वक्र में हम आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो गिफिन का पैराडॉक्स था, गिफिन का पैराडॉक्स क्या होता है, ये हमने पहले जब हमने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था उसके एक्सेप्शंस में देखा था। गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग वस्तु की कीमत कम होने पर बढ़ती नहीं है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम नहीं होती है। गिफिन वस्तुएं इस प्रकार की इन्फीरियर वस्तुएं होती हैं। तो जो गिफिन का विरोधाभास था, गिफिन पैराडॉक्स था, उसको समझाने में गणनावाचक विश्लेषण असमर्थ है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जबकि तटस्थता वक्र विश्लेषण से हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ कमियां पाई गई थी उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण में, जिसके कारण हमने फिर उपयोगिता का जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो डेवलप हुआ। तो उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण में हम तटस्थता वक्रों के बारे में पढ़ते हैं। तटस्थता वक्र विश्लेषण पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ अजम्पशंस या मान्यताएं देख लेते हैं कि उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता ये लेता है कि जो भी उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है, कंज्यूमर है वो रैशनल होता है और अपने विवेक के आधार पर डिसीजंस लेता है, और इसी कारण से वस्तु की कीमत और आय दी होने पर वह हमेशा अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। उसका एफर्ट रहता है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। दूसरी इम्पॉर्टेंट मान्यता है कि उपभोक्ता के पास में बाज़ार की पूरी जानकारी होती है। बाज़ार की जानकारी का मतलब है कि उसे पता है बाज़ार में कौन कौन से वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनकी क्या क्या कीमतें हैं, उन वस्तुओं के क्या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, उन वस्तुओं की क्या पूरक वस्तुएं अवेलेबल हैं मार्केट में। इन सब की उसके पास में पूरी जानकारी होती है और उसके आधार पर वह अपना डिसीजन लेता है। तीसरी अजम्पशन है उपयोगिता का क्रमवाचक माप। तटस्थता वक्र विश्लेषण मानकर चलता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, उसे हम केवल एक क्रम दे सकते हैं, एक सीक्वेंस दे सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं। अर्थात हम केवल दो वस्तुएं अगर हमारे पास हैं, जैसे सपोज़ एप्पल है और बनाना है, ये दो फ्रूट्स हमारे पास हैं, तो हम केवल यह कह सकते हैं कि हमें एप्पल से अधिक उपयोगिता मिल रही है और बनाना से कम उपयोगिता मिलती है। तो हम केवल उनको एक ऑर्डर दे सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मिलने वाली उपयोगिता को अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन जो तटस्थता वक्र की है वो होती है संगतता, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है या संगतता का मतलब होता है कि उपभोक्ता यदि किसी एक समय पर कहे कि उसे ए वस्तु बी वस्तु से ज़्यादा पसंद है, तो दूसरे समय पर वो ये नहीं कहेगा कि उसे बी वस्तु ए वस्तु से अधिक पसंद है। अर्थात उसकी जो चॉइस है, उसकी जो प्रेफरेंसेस है, उसमें संगतता या कंसिस्टेंसी रहेगी, उसमें वो परिवर्तन नहीं करेगा। अगर उसे एप्पल पसंद है बनाना से ज़्यादा, तो उसे किसी भी समय एप्पल ही पसंद होगा, बनाना कम पसंद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज तो वो कह रहा है उसे एप्पल पसंद है, थोड़े समय बाद वो कहे कि उसे बनाना ज़्यादा पसंद है। तो इस प्रकार से उसके व्यवहार में संगतता होती है, कंसिस्टेंसी होती है। और उस एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन और है, वो होती है सकर्मकता। सकर्मकता या हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि
अगर एक वस्तु, अगर उपभोक्ता कहे कि उसे ए वस्तु बी से ज़्यादा पसंद है, ही लाइक्स कॉमोडिटी ए मोर देन कॉमोडिटी बी, और साथ ही साथ कहे कि उसे बी वस्तु कॉमोडिटी सी से ज़्यादा पसंद है, ही लाइक्स कॉमोडिटी बी मोर देन सी, तो ऑटोमेटिकली उसे ए वस्तु जो है सी वस्तु से भी ज़्यादा पसंद होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी पसंदगी में, उसके प्रेफरेंसेस में सकारात्मकता होती है, ट्रांजिटिविटी होती है। अगली मान्यता आती है कि जैसा कि हमने अभी देखा था, सबसे पहली मान्यता कि उपभोक्ता जो होता है विवेकशील या राशनल होता है, तो उसी से संबंधित है। क्योंकि वो राशनल है तो वो हमेशा ज़्यादा वस्तुओं को प्रेफरेंस देता है, अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना चाहता है, अधिक से अधिक वस्तुओं को वो कंज्यूम करना चाहेगा ताकि उसकी उपयोगिता जो है उसे अधिक से अधिक प्राप्त हो। और एक अजम्पशन और है इसमें, वो है कि यहाँ पर हम प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर को महत्व देते हैं। अर्थात तटस्थता वक्र विश्लेषण मानता है कि प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो घटती हुई होगी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो हमेशा डिमिनिशिंग होती है। उसका तात्पर्य ये हुआ कि जब उपभोक्ता के पास में किसी एक वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है तो वह उस वस्तु से घटती हुई दर से प्रतिस्थापित करता है। ये हम अभी आगे जब तटस्थता वक्र को एक्सप्लेन करेंगे, उसके डायग्राम को, तो हम और क्लियर हो जाएगा कि इस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ। इससे पहले जब हमने उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा था, उसका जो क्रमवाचक दृष्टिकोण देखा था, उसमें हमने किस चीज़ की बात करी थी? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता की घटती हुई दर की बात करी थी। जबकि तटस्थता वक्र विश्लेषण में हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापन की घटती हुई सीमांत दर की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है डिमिनिशिंग होता है, इसकी बात करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो इस प्रकार से तटस्थता वक्र विश्लेषण की 7 इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस या 7 इम्पॉर्टेंट मान्यताएं होती हैं। अब देख लेते हैं कि तटस्थता वक्र का परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या कहता है। तटस्थता वक्र जो है वह वक्र होता है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उसे समान संतुष्टि मिलती है। और क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, इसीलिए वो हर बिंदु पर चुनाव के प्रति तटस्थ होता है, अर्थात उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के प्रति कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होती। वो चाहे तटस्थता वक्र के किसी भी बिंदु पर रहे, उसे संतुष्टि समान मिलती है। इस कारण से इसे जो है समसंतुष्टि वक्र भी कहा जा सकता है। तटस्थता वक्र को एक्सप्लेन करते हुए प्रोफेसर स्मिथ ने कहा कि यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ या फिर उदासीन रहता है, इसीलिए इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र का मतलब क्या हुआ कि वो न्यूट्रल है उसके प्रति, उसको सब बिंदुओं पर एक जैसी स्थिति में है, समान संतुष्टि मिल रही है, तो तटस्थ है या फिर न्यूट्रल है तटस्थता वक्र पर। तटस्थता वक्र को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका डायग्राम और इसकी टेबल देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ये हमने यहाँ पर इसका डायग्राम और टेबल लिया है। ये तटस्थता तालिका हम इसे कहते हैं। तटस्थता वक्र में हम दो एक्सिस होते हैं, जैसा कि हमने देखा था। यहाँ पर y एक्सिस पे होता है y वस्तु और x एक्सिस पर हम लेते हैं x वस्तु की मात्रा। यहाँ पर ये तटस्थता तालिका से देखते हैं, हमने इसमें 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में हमने संयोग या फिर कॉम्बिनेशंस लिख दिए हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब हुआ कि प्रत्येक बिंदु जो है तटस्थता वक्र का, हमने उस पर यहाँ पर एक नाम दे दिया है। तो यहाँ संयोगों को हमने नाम दिया A B C D E,
और दो वस्तुएं ली गई है, x वस्तु और y वस्तु। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि जैसे जैसे हम x वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक आती है, वैसे वैसे जो है y वस्तु की मात्रा जो है वो घटती जाती है। दोनों वस्तुओं की मात्राएं एक साथ नहीं बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है उपभोक्ता की आय सीमित है, वो एक समय में अनंत वस्तुएं नहीं खरीद सकता। अगर वो एक वस्तु ज़्यादा खरीदेगा तो फिर उस सीमित आय के कारण उसे दूसरी वस्तु का खरीद या उपभोग जो है कम करना पड़ता है। तो इस कारण से जब वो x वस्तु की मात्रा बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो y वस्तु की जो उसने खरीदी है उसकी मात्रा वो कम कर देता है। और चौथा कॉलम हमने लिया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन की सीमांत दर का। प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसे निकाली जाएगी? प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किस वस्तु को किस प्रकार से प्रतिस्थापित किया गया है। ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS निकालने का फॉर्मूला होता है। हम इसमें क्या करते हैं, जो y वस्तु में चेंजेस होते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, MRS इज इक्वल्स टू y वस्तु में जो चेंजेस हैं उसको वो x वस्तु में चेंजेस से भाग दे देता है। y वस्तु हमारा पहला जो है 20 था, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो हमने पहला यहाँ पे 0 या डैश छोड़ दिया है। दूसरी स्थिति में y वस्तु पहले 20 खरीद रहा था, फिर कितनी ले रहा है, 15। तो कितना परिवर्तन हुआ y वस्तु में, 5 का परिवर्तन हुआ। और x वस्तु में कितना परिवर्तन हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से हम 5 को 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। अर्थात अगर एक x वस्तु की 1 यूनिट ज़्यादा खरीदेगा तो y वस्तु की 5 इकाइयों को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरे में हम देखें, दूसरे में y वस्तु की मात्रा जब 15 से घटकर 11 हो जाती है तो कितने का अंतर आता है, यहाँ पर 4 का। और x वस्तु में कितना अंतर आ रहा है, 2 से 3 होता है, तो 1 का अंतर आया, तो ये हो जाएगा 4:1। इसी तरीके से वापस है 11 से 8 में 3 का अंतर है। यहाँ पर x वस्तु की मात्रा जो है इकाई से बढ़ रही है, 1-1 बढ़ रही है, तो इसमें हमेशा 1 का डिफरेंस है। तो फिर y वस्तु की 3 इकाइयाँ त्यागेगा तो एक x वस्तु की 1 इकाई खरीदेगा। फिर y वस्तु की 2 इकाई त्यागेगा तो एक x वस्तु की 1 इकाई खरीदेगा। तो ये हो जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर को देखने से पता चलता है कि ये लगातार घट रही है। पहले एक इकाई x वस्तु के लिए उसने 5 इकाइयाँ y वस्तु की त्यागी। दूसरे केस में उसने 1 इकाई x वस्तु के लिए y वस्तु की केवल 4 इकाइयाँ त्यागी। फिर तीसरे में 1 इकाई x वस्तु के लिए y वस्तु की केवल 3 इकाइयाँ त्यागी। तो हम देखते हैं कि MRS जो है वो लगातार घटता जाता है, डिमिनिशिंग होता है, या सीमांत दर जो है प्रतिस्थापन की वो घटती हुई होती है। अब इसी चीज़ को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर हमने y वस्तु ले लिया, यहाँ पर वो x एक्सिस पर हमने x वस्तु की मात्रा ले ली। अब ये सारे कॉम्बिनेशंस हम यहाँ पे x वस्तु 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमने बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉइंट्स जो हैं प्लॉट कर दिए हैं। और y वस्तु कितना है, यहाँ पर 6 से लेकर 20 तक हमें प्लॉट करना है, तो हम या तो 2-2 का या फिर 3-3 का अंतर ले लें, जैसा भी हमें ठीक लगे। हमने यहाँ 3-3 का अंतर लिया है। देखना ये है कि ये जो दूरी है वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं हमने, इनकी दूरी जो है बराबर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि A कॉम्बिनेशन पर x वस्तु की तो 1 मात्रा ले रहा है और y वस्तु की कितनी मात्रा लेता है, 20 इकाइयाँ। तो 20 21 से कहीं नीचे आएगा, तो ये हमारा जो है A कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसी तरीके से B कॉम्बिनेशन के लिए x वस्तु की ले रहा है 2 इकाइयाँ और y वस्तु की लेता है 15 इकाइयाँ, ये 15 इकाइयाँ। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन B बन जाता है। इसी तरीके से हमने A, B, C, D, E सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर प्लॉट कर दिए हैं
और जब इन सब पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें जो कर्व प्राप्त होता है वो होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व या फिर तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है, चाहे A पॉइंट पर हो, चाहे B पॉइंट पर हो, चाहे C पॉइंट पर रहे, उसे हर बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसे जैसे तटस्थता वक्र में ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो x वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी, y वस्तु की मात्रा जो कम होती जाती है, और अगर तटस्थता वक्र में नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो x वस्तु की मात्रा बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी और y वस्तु की मात्रा जो है इसमें बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब बहुत सारे तटस्थता वक्रों को एक ही साथ प्रदर्शित कर दिया जाता है एक ही चित्र में, तो उसे कहा जाता है तटस्थता मानचित्र या फिर इंडिफरेंस मैप। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें हमने एक ही ग्राफ में 3 तटस्थता वक्रों को एक साथ दिखाया है, IC1, IC2, IC3। तो ये हमारे, इसको हम कहते हैं तटस्थता मानचित्र या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप। तो इसके साथ हमने आज के वीडियो में तटस्थता वक्रों का मान्यताएं, तटस्थता वक्र का अर्थ क्या होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, किस प्रकार की शेप होती है तटस्थता वक्र की, ये सब देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।